फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है अर्थव्यवस्था से, और ये जो खबर है ये है कि व्यापारिक घाटा है वो लगभग 280 बिलियन डॉलर के करीब हो चुका है। अगर हम इसके दूसरी ओर अगर रख करके देखते हैं तो चाइना का जो एक वर्ष का जो व्यापारिक जो सरप्लस है वो है 1 ट्रिलियन डॉलर। कितना? 1 ट्रिलियन डॉलर। अगर 1 ट्रिलियन मतलब है तो आप देखोगे 1000 अरब चाइना सरप्लस में है और भारत 280 के घाटे में है। अब आप ये अंदाजा लगा करके अब आप अपने आप में सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये समस्या हमारे लिए बन चुका है। अब हम ऐसा फेस क्यों कर रहे हैं? आप ये भी जानते होंगे, भारत के अंदर मेक इन इंडिया स्कीम इसीलिए लाई गई थी कि भारत जो है, ये जो घाटे की जो व्यवस्था चल रही है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट लगातार घाटे में है, चाइना के साथ भी है। अगर हम अमेरिका और यूरोप को छोड़ दें, वहां तो हमारा सरप्लस है, लेकिन पूरी दुनिया में अधिकांश देशों के साथ में, और खासकर चाइना के साथ में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चाइना के साथ में इन 280 में से 100 बिलियन डॉलर, लगभग 100 बिलियन, मोर देन 100 बिलियन डॉलर जो है हम घाटे में हैं। यानी कि 100 बिलियन डॉलर हम घाटे में हैं। इसका मतलब है कि ये अप्रोक्सीमेट अगर आप देखा जाए तो 50 या 45% के करीब तो हम चाइना से घाटे में हैं। तो हम जो मेक इन इंडिया स्कीम लाए थे वो इसीलिए लाए थे ताकि इस घाटे की व्यवस्था को, या घाटे की जो ट्रेड डेफिसिट है, इसको कम किया जा सके। लेकिन वो जो मेक इन इंडिया था, लोग कहते हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि वो असेंबल इन इंडिया बनकर के रह गया है। कारण है उसके एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ी समस्या है। अब इसी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार एक स्कीम लाई थी मेक इन इंडिया को, जिसको बोलते थे PLI, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। और ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो दिए जाते थे वो इसीलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें, यानी कि निर्यात को बढ़ावा दें, और लगभग 4 से 6% का जो इंसेंटिव है आने वाले 5 साल के अंदर आप पा सकते हैं। जब आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आप उसमें बूस्ट करते हैं तो आप 4 से 6% तक का जो है वो छूट पा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, भारत के अंदर सब कुछ सही है, लेकिन एक जो समस्या है वो सबसे ज्यादा है, वो है करप्शन की। लोग जो है, आप कितना भी ईमानदारी सिखा लीजिए, लेकिन वो वहां से किसी तरीका का करप्शन का जो लूप है वो ढूंढ ही लेते हैं, किसी तरीका का जो होल है वो देख लेते हैं। और यही इस स्कीम के साथ बनकर के रह गया है। लोगों की जो अपनी नियत है और सरकार की जिस तरीका का एग्जीक्यूशन है, उसकी वजह से ये दोनों जो स्कीम थी, जो जिस उद्देश्य से लाई गई थी, वो हमको असफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं आज का जो इशू है वो क्या है। इशू जो मैंने आपको बताया है कि मेक इन इंडिया के बावजूद भी 280 बिलियन डॉलर का जो घाटे का हमारी अर्थव्यवस्था है, ट्रेड डेफिसिट है, वो लगातार बना हुआ है। अब होता क्या है, अब ये जानते होंगे कि जो NRI होते हैं वो भारत में जो है वो रेमिटेंस भेजते हैं। तो लगभग आप देखोगे कि तो 80 बिलियन डॉलर के अप्रोक्सीमेट वो रेमिटेंस है। और उसी के साथ में कुछ हमारा जो एक तो रेमिटेंस हो गया, लगभग 125 बिलियन डॉलर के करीब तो रेमिटेंस हो गया। और उसके बाद में कुछ हमारा अमेरिका और जो यूरोप के देश है उनके साथ जो सरप्लस है, उसके बावजूद भी अगर हम उसे आपस में ऐड कर लेते हैं, तब भी हमारा जो घाटा है वो 80 बिलियन डॉलर के करीब, यानी कि जो टोटल अगर हम निकालते हैं तो साल भर में हम ये 80 बिलियन डॉलर हमारे पास होने ही चाहिए। लेकिन यही जो समस्या है ये आकर के हमारे साथ खड़ी हो जाती है कि आएंगे कहां से। देखना, आयात जो है वो गहन अर्थव्यवस्था के लिए हमारा जो है समस्या क्रिएट कर रहा है। निर्यात में ठहराव पर आयात में वृद्धि, यानी कि निर्यात जो है वो थोड़ा सा ठहरे हुए हैं, लेकिन आयात जो है वो लगातार बढ़ रहा है भारत में। अब आप कहोगे कि आयात तो बढ़ रहा है, उसके बाद भी भारत का जो है, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर IMF के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है उसमें अमेरिका के बाद दूसरा जो है भारत का ही नंबर है, लगभग 17% का कंट्रीब्यूशन है। अब ये आता कहां से है? ये आता है हमारे डोमेस्टिक जो कंजप्शन है उसी के द्वारा। यानी कि भारत अगर बाहर निर्यात ना भी करे तो भारत के अंदर ही इतना ज्यादा कंजप्शन है, उसकी वजह से हमारी GDP चल रही है। अब लेकिन अब ये याद रखना कि अगर भारत के अंदर से ये कंजप्शन अगर कम होता है आने वाले समय में, तो हमको आयात यानी कि निर्यात पर निर्भर होना पड़ेगा। अब बात यही है कि भाई अब अभी तो एडवांटेज है, लेकिन आने वाले समय अगर हम सोचते हैं तो 2047 तक जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो ये सपना पूरा कैसा होगा, ये चिंता का विषय है। आगे देखेंगे, निर्यात में मोल भाव की जो शक्ति है वो हमारी जो है कम है, और हमको उसी तरीका से जो है मोल भाव की शक्ति है जिस तरीका से बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो शक्ति है उस तरीका से हमारी जो वस्तुएं हैं उनको ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वस्तुएं हैं वो उच्च मूल्य वाली नहीं होती, अगर हम तकनीक को छोड़ दिया जाए तो। आगे देखना, सेवा क्षेत्र का जो निर्यात है
वो जो है लगभग, और ये जो आपका रेमिटेंस है, तो ये 70 से 80% जो है टोटल मिलाकर के जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको कवर कर लेता है। यानी कि जो हमारा रेमिटेंस आता है वो आता है ताकि जो देश का जो विकास है वो हो सके, यानी कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सरकार करे। लेकिन सरकार क्या कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, जिससे मार्केट के अंदर क्या है कि अगर वस्तुएं आप बना रहे हो तो आपको पैसा इनफ्लो करना पड़ेगा। तो अगर आप पैसा इनफ्लो करेंगे तो वो जाएगा आपके किससे, या तो कैपिटल के द्वारा जाएगा, कैपिटल के द्वारा कम जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लोगों को जो है स्कीम के द्वारा पैसा देते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है मार्केट में अगर सामान नहीं है तो क्या करेगा, वो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। तो ये जो समस्या है वो देखने के लिए मिल रही है। जैसे मैंने बताया कि नीतियां जो है उनकी समीक्षा और गुणवत्ता पर सख्ती नहीं बरती गई, इसीलिए आप देखते हैं कि जो पीएलआई स्कीम थी वो भी अपने उद्देश्य को जो है पूरा करती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। आगे देखना, मेक इन इंडिया जो है नारा बनाम वास्तविकता क्या है। अगर ये नारा 2014 के बाद से अगर जो दिया गया, शायद 2017 में या 16 में ये स्कीम जो है वो आई। अब अगर ये 280 बिलियन का डॉलर का अगर फिर भी ट्रेड डेफिसिट हमारा बना हुआ है तो इसको नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि कमी कहां रह गई है। और फिर भी उसके बाद ये ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है तो कहीं ना कहीं समस्या बहुत बड़ी है। अब ये मैं ऐसे लिए बोल रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो कि आप जानते हैं आ चुका है, और इकोनॉमिक सर्वे में जो है ये इस तरीका के जो है विरोधाभास देखने के लिए मिल रहे हैं कि हम जो है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो व्यापार घाटा है वो लगभग 280 बिलियन डॉलर है, जो मैंने आपको बताया है, और ये खतरनाक स्तर पर है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो बताता है, वो ये बताता है कि भाई हमारा जो 2019 से लेकर के अब तक दुनिया भर का अगर देखा जाए तो जिस तरीका से देश पहले निर्यात करते थे एक दूसरे देश को, उसी में जो है लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की जो है वृद्धि देखी गई है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो बढ़ चुका है। लेकिन भारत में अगर हम देखते हैं तो लगातार वही बना हुआ है, और हिस्सेदारी जो हमारी है व्यापार में पूरी दुनिया के अंदर वो लगभग 2% से भी कम है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के साथ हम सिंक्रोनाइजेशन कर ही नहीं पा रहे हैं, या उस तरीका से एक्सपोर्ट हम अपने यहां से कर ही नहीं पा रहे हैं। कड़वा सच यह है कि मेक इन इंडिया जो 2014 में स्कीम आई थी और पीएलआई जो स्कीम इसको इंसेंटिव देने के लिए की गई थी, वो दोनों ही जो है निराशाजनक जो है अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। और आलोचना नहीं है, आंकड़ों का साथ मैं विश्लेषण कर रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया आप तो आलोचना कर रहे हो सरकार की, तो आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, और ये जो आंकड़े हैं ये झूठ नहीं बोलते। आप देखेंगे जिस तरीका से आप 2019 के अंदर ये है एक्सपोर्ट जो क्वांटिटी, तो एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी है देखना आप बढ़ा है, देखना यहाँ पे ये वाला एक्सपोर्ट की क्वांटिटी तो बढ़ा है, लेकिन बात आती है पर यूनिट वैल्यू, यानी कि जो प्रॉफिट है वो लगातार देखना आपको कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ग्राफ तो यही दिखा रहा है। और देखना लाभ नहीं केवल मजदूरी, हमारे निर्यात में थोड़ी जो बहुत वृद्धि दिखी है वह कीमत की वजह से नहीं दिखी है, बल्कि वो मात्रा बढ़ने की वजह से दिखी है। यानी कि प्राइस में जो वृद्धि आपको दिख भी रही है तो वो हमने वॉल्यूम बढ़ाया है, ना कि हमारे प्राइस बढ़े। इसका मतलब है कि क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज है, इसीलिए जो है उस तरीका की वृद्धि आपको देखने के लिए नहीं मिली है। प्रति व्यक्ति आय में जो गिरावट है, हमें अपने प्रति यूनिट आय, यानी कि देखना एक यूनिट जैसे देखा, देखो यहां पर देखो, पहले आंकड़ा देखो, लगातार 2019 में जो है एक यूनिट बेचने से हमको जितनी आय होती थी वो लगातार आपको नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक्सपोर्ट की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी जो ऊपर बढ़ती जा रही है, क्वालिटी गिर रही है, इसलिए आपको वो मीटअप करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हमको जो है अपनी क्वालिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पर यूनिट जो एक यूनिट को बेचने से जो हमें मूल्य मिलना चाहिए उसकी वृद्धि की जरूरत है, ना कि उसकी जो क्वांटिटी बढ़ा करके उसको मीट आउट करने की आवश्यकता है। अब देखना मोल भाव की शक्ति जो है, यानी कि बार्गेनिंग पावर कब आएगी? बार्गेनिंग पावर जब आएगी जब दूसरे से बेहतर क्वालिटी आपकी होगी और दूसरे को जो है आपके सामान की आवश्यकता होगी। अब जिस तरीका की क्वालिटी हमारे सामान की होती है, अब होता क्या होता इसलिए है कि पीएलआई का इंसेंटिव लेने की वजह से लोग जो है फेक तरीका के सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, और जब वो माल जाता है यूरोप में, अमेरिका के अंदर, तो वो उसको क्या कर देते हैं, नकार देते हैं। ये जो समस्या है ये बहुत ज्यादा विकराल है, और जब वो सामान लौट करके आता है तो कागजों की खाना पूर्ति हो जाती है, लेकिन वो कार्य जो होना चाहिए वो देखने के लिए नहीं मिलता है। अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, जैसा आप जानते हैं क्या करते हैं हम, जैसे चावल, मांस, मछली, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सारी की जो कमोडिटीज हैं वो हम बेचते हैं, ना कि हम किसी तरीका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कुछ ऐसा सामान जो दुनिया के लिए जरूरी हो, तो वो हम नहीं देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय खरीदार हमें पाकिस्तान या बांग्लादेश से दामों में तुलना जो करते हैं और डिस्काउंट चाहते हैं। आपसी प्रतिस्पर्धा, भारतीय निर्यातक जो है वो आपस में ही क्या कर देते हैं, प्रतिस्पर्धा की वजह से रेटों को जो कम कर देते हैं, और यही में जो है समस्या क्रिएट हो जाती है।
जो आयात की लत, विकास या विदेशी निर्भरता, संरचनात्मक कमी यानी कि स्ट्रक्चरल वीकनेस हमारे अंदर है। भारत की औद्योगिक वृद्धि जो है वो आयात गहन, इंपोर्ट इंटेंसिव है। उसके बाद अगर आप यहां देखेंगे कि हम मोबाइल फोन बनाने के लिए पुर्जे या कंपोनेंट्स आयात नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम एयरपोर्ट और रेलवे बनाने के लिए मशीनरी चीन और जापान पर निर्भर है। यानी कि हमारे यहां पर उसकी साइक्लिंग जो है वो नहीं हो रही है, बल्कि हमारे यहां क्या हो रहा है, उसकी पैकिंग हो रही है। जब आप पैकिंग करोगे, यानी कि जो फोन के कवर हैं और फोन के जो डिब्बा हैं, अगर उनमें ही हम चाइना के माल को पैक करके बाहर भेज देंगे ताकि हम पीएलआई का जो है वो सर्टिफिकेट गेन कर लें, 4 से 6% की और बचत कर लें, तो फिर भाई समस्या वही आएगी कि हम जो इस तरीका के मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम से चाह रहे थे, उस तरीका के आउटकम से निकल करके आने वाले हैं नहीं। अब डोमेस्टिक डिमांड है वो ज्यादा है, आप जानते होंगे। इंपोर्ट्स जो है वो लगातार इंक्रीज, जैसे मशीनरी और उसके पार्ट, और ट्रेड डेफिसिट लगातार फिर ये बना ही रहना है। क्यों? क्योंकि हम अपना जो सामान है वो बना करके नहीं बेच रहे हैं। उदाहरण के देखो, ये है डिस्प्ले, कहां से आ रही है, मोबाइल अगर बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो ये चाइना से आ रही है, कोरिया से आ रही है। ऐसे ही प्रोसेसर चिप कहां से आ रहे हैं, ताइवान से आ रहे हैं या फिर यूएसए से आ रहे हैं। जो बैटरी है वो कहां से आ रही है, वो हम चाइना से मंगा रहे हैं। उसके बाद देखना कैमरा के जो मॉड्यूल्स हैं वो कहां से मंगा रहे हैं, वो हम चाइना से मंगा रहे हैं या फिर अमेरिका या फिर कोरिया से मंगा रहे हैं। उसके बाद देखना जो उसका बाहर का जो कवर होता है मोबाइल का, उसको हम भारत में बना रहे हैं, और जो उसका कार्ड बॉक्स जो होता है वो भारत में बना रहे हैं, और पैक करके पीएलआई स्कीम का फायदा लेते हुए उसको जो है एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरीका की जो तरीका है उनसे बचना होगा अगर हमको जो है मेक इन इंडिया को वास्तव में उसके असली मकसद तक पहुंचाना है। तो अब आता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। अभी भी जो है ये जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है भारत के अंदर अभी इस तरीका की जो देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब है कैमरा हो, सर्टिफिकेट, डिस्प्ले, ये सारे के सारे जो है हम बाहर से मंगाते हैं, और जो सर्टिफिकेट लेने के लिए हम क्या करते हैं, उनको पैकिंग करते हैं, और जिससे हमारा जो फायदा है वो कम होता है, बल्कि नुकसान ज्यादा होता है। अब होता क्या है, 100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट जो है वो लगातार चाइना के साथ बना हुआ है। 2014 में मेक इन इंडिया शुरू होने के बाद से चीन, हमारी निर्भरता जो है वो चीन पर दुगनी हो गई है। क्यों? क्योंकि मंगाते तो हम वहीं से हैं, यहां पर उसको असेंबल कर लेते हैं। अब देखना चीन जो है, हमारा व्यापारिक घाटा डेफिसिट लगभग 100 बिलियन जो मैंने शुरू में आपको बताया है वो चाइना के साथ है। क्या हम भारत में निर्माण कर रहे हैं या चीन के कारखानों को ऑर्डर देने के ही कार्य हम यहां पर कर रहे हैं? लेकिन मेक इन इंडिया तो मुझे यही दिख रहा है कि भाई चाइना से ही हम नए जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स मंगा ले रहे हैं, हम भारत में उनका निर्माण नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हमको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होगी। चाइना से मंगा लिया, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, उसके प्लांट्स भारत में लगाइए, और थोड़ा सा अपने देश से प्रेम कीजिए। ये नहीं है कि भाई अपना फायदा 4 से 6% का हो रहा है तो आप जाओ देश जहां जाना है। आगे देखना, आईटी सर्विसेज हो और एनआरआई रेमिटेंस, हम अपने व्यापारिक जो घाटा है उसको इन दोनों से बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे ये बात जो है जानने योग्य है। अब 70 से 80% घाटा जो है वो तो हम रेमिटेंस और ये जो सर्विस सेक्टर इससे पूरा कर लेते हैं। सेवाओं का आदि से सब जानते हैं 260 बिलियन के करीब हम सरप्लस में दुनिया के साथ में, और एनआरआई से जो आते हैं और आईटी सेक्टर, इनको मिलाकर के अभी तक ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो हम पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि जो आईटी सर्विसेज हैं जिस तरीका से भारत में मिल रही थी, एआई के आने से जो है ये कमजोर होने वाली है। जो बीपीओज की बात हम करते थे, लो एंड कोडिंग जो जॉब है, और बीपीओज की जो जॉब है वो लगातार खत्म हो रही है। अब देखेंगे हमारी आईटी कंपनियां जो है वो मैन आवर्स प्रति घंटा जो काम करके पैसा लेती थी अमेरिका या पूरी दुनिया से, वो भी जो धीरे धीरे एआई के आने से जो है वो खत्म हो रहा है। चेतावनी यही है कि 260 बिलियन से घटकर 200 बिलियन रह गया है, तो हमारा जो घाटा है वो आने वाले समय में और हो जाएगा। कारण है कि जो हमारे रेमिटेंस हैं, जो हमारी सर्विस से आने वाले जो पैसे हैं वो लगातार कम होंगे, क्योंकि एआई का प्रभाव इस पर पड़ने वाला है। तो हमको जो है दूसरे सोर्स और दूसरे तरीका निकालने होंगे ताकि हम ये जो ट्रेड डेफिसिट से जूझ रहे हैं इसको हम मीट आउट कर पाएं। और उसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि पीएलआई और मेक इन इंडिया जिस उद्देश्य से, जिस इंटेंसिव से लाया गया था, वो इंटेंशन हमारी क्लियर और साफ और होती हुई दिखनी चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये जो है इसी तरीका से चलता रहेगा और हम लगातार जो है वो चाइना की कंपनियों को ऑर्डर देने के ही लिए बने रहेंगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जैसे कि आपको पता है कि जो डॉलर है वो 83 से लेकर के 93 तक आ चुका है, और $1 अगर आप ₹1 बढ़ता है डॉलर पर, तो इसका मतलब है लगभग सरकार पर 20,000 करोड़ का जो है अतिरिक्त लॉस आता है। तो ये भी देखना होगा कि हम डॉलर को जो है किस तरीका से कंट्रोल करके रखें। आगे देखना, विश्लेषकों ने मार्च तक 92-93 रुपए की जो भविष्यवाणी है डॉलर की, यानी कि $1 लगभग 92-93 रुपए हो जाने वाले हैं ये मार्च तक। तो इसको ध्यान रख करके देखना पड़ेगा कि लगभग 60,000 जो है
60,000 करोड़ रुपए जो है और भी हमको चाहिए होंगे अतिरिक्त, ताकि जो हम अपने जो इंपोर्ट्स हैं उनको जो है मीट आउट कर पाए। आगे देखना, रिजेक्टेड का ठप्पा जो है लगातार लगता रहता है। क्यों? क्योंकि जो भी कंसाइनमेंट भारत से जाते हैं वो क्या होते हैं, उन पर लोकल सर्टिफिकेट होता है और उनको जो है यूरोप की जो देश हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। फर्जी क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो है लगातार ये जो है बनाए जा रहे हैं और रिजेक्शन के बाद जांच नहीं होती और जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनके लिए किसी तरीके की कोई सजा का प्रावधान नहीं है और ये खाना पूर्ति होकर के खत्म हो जाते हैं। इस तरीका से तो जो है मेक इन इंडिया सफल होने वाला नहीं है। आगे देखना, चीन के अंदर अगर किसी भी तरीका का इस तरीका का कोई कार्य करता है और रिजेक्ट माल होता है तो उसके लिए जो है कड़ी सजा का प्रावधान है, यहां तक कि मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान चाइना के अंदर है। अब फर्जी सर्टिफिकेट देने वाली जो लैब है उन पर ताला लगाया जाना चाहिए और ऐसी जो कंपनी है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए जो गलत तरीका से सर्टिफिकेट बांट रही है पीएलआई का। जब तक डर नहीं होगा, सुधार नहीं होगा और देश के अंदर जो छवि है वो लगातार खराब हो रही है और ऐसे जो खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं उनको डेथ पेनल्टी जो है वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपना आप में एक देशद्रोह है। भाई यूएपीए सिर्फ उन पे ही लगाओगे क्या जो आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं? इन पे भी लगाओ, ये भी आतंकवाद एक तरीका से देश के प्रति, यानी कि ये जो है आर्थिक आतंकवाद है। अब है रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। आरएनडी जो है उनको हमें और उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ करना पड़ेगा, रिवर्स इंजीनियरिंग हमको करनी पड़ेगी और पीएलआई जो है 2.0 लाने की आवश्यकता है। वैसे पीएलआई के साथ में एक और समस्या है, मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। डब्ल्यूटीओ में भी ये केस चल रहा है, इसको लेकर के चाइना और अमेरिका दोनों जो है बहुत एग्रेसिव है, देखेंगे उस पर अलग से वीडियो लाएंगे। एक है पुर्जे का जो निर्माण है वो हमको करना पड़ेगा। अब आता है इनोवेशन पर जोर लगातार देना पड़ेगा, यानी कि कीमत जो है उन पर नहीं बल्कि हमको क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी है तो कीमत तो लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनोवेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। ना हमको जो है ऐसा नहीं है कि चाइना की जो कंपनी है उन्हीं को ऑर्डर देते रहे, अपने देश के अंदर वो प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जिससे जो है हमारा मेक इन इंडिया है वो सफल हो पाए और लोगों को जो भी धोखा कर रहे हैं इसके अंदर उनके लिए सख्त से सख्त सजा की जो है आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये बताया है कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है 280 बिलियन डॉलर का, इसको कैसे जो है मीट आउट कर सकते हैं। आप अपने विचार बताइए कि इससे अगर आपको और भी कोई सुझाव है तो आप कमेंट में लिखिए और वीडियो के अंदर कोई फॉर्मेट में और चेंज कराना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, कमेंट आवश्यक कीजिए क्योंकि इससे हमारी रीच बढ़ती है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। आज आपने ये वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।